Hello friends, welcome to Shri Ram Sai S. Today we are going to discuss PYQ. In this series we are discussing one PYQ in each lecture. So दोस्तों आज 2024 में मेंस 2024 मेंस में GS3 पेपर में से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आता है पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक डोमेन में। तो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। इसका मेंस आंसर आप किस तरह से लिखोगे, इंट्रो क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, टेल वर्ड्स क्या होंगे, इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस हमारे वीडियो सेशन में। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और फिर उसका आंसर किस तरह से हो सकता है उस बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमें 150 वर्ड्स में लिखना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज, देन व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, व्हाट आर द proposed changes that will make this process seamless and would this transition carry any potential hazard। तो दोस्तों इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंथी हमें लग रहा है, पर हमें इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है, समझना होता है। अब इस क्वेश्चन के जो सब क्वेश्चंस है या जो पार्ट्स हम कहते हैं उन्हें भी हमें समझना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर देखें तो बेसिकली बहुत इजी है और इसके पार्ट्स को, इसके सब पार्ट्स को हम लोग इजीली डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन के ये 4 सब पार्ट्स हैं। तो पहला जो है वो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवे, सिंपल है। सेकंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। थर्ड, व्हाट आर प्रपोज्ड चेंजेस। प्रपोज चेंजेस यानी हम इन्हें सिंपली लैंग्वेज में सजेशन भी कह सकते हैं, दैट विल मेक दिस प्रोसेस सीमलेस। प्रोसेस सीमलेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हजार्ड, क्या यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। अब दोस्तों हर क्वेश्चन में टेल वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से फ्रेम करना है वो समझना ज़रूरी होता है। जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमारा आंसर भी फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर टेल वर्ड्स की बात करें तो इस क्वेश्चन में उतने कॉम्प्लिकेटिंग टेल वर्ड्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिंपल व्हाट पूछा गया है, व्हाट सिंपली पूछा गया है और लास्ट में आपको पूछा गया है वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हजार्ड। तो डेफिनेटली मतलब इस प्रोसेस में एक हजार्ड तो डेफिनेटली रहेंगे, रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली है। अब वो रिस्क फैक्टर्स हमें मेंशन करना है। अब ये जो पॉइंट था व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया क्यों, वो भी पर्टिकुलरली GS3 में, जिसमें हेडलाइन में आपको साइंस टेक के साथ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ये भी सब हेडिंग्स दिखते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और हमारा आंसर भी जो होगा इन तीनों सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आया क्यों, तो दोस्तों इंडिया ने नई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसके बारे में आप लोगों ने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा या न्यूज़पेपर में तो आपने डेफिनेटली बहुत बार पढ़ा है। उस सिस्टम का नाम था दोस्तों फास्टैग। अब ये फास्टैग जो था, ये जो सिस्टम आई है टोल बूथ पर, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी लिख सकते हो। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट की हेडलाइन है जनरल स्टडीज़, तो हम लोग जनरल स्टडीज़ जनरली जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आए थे या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजीली लिख सकते हो। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम हाईवे पे जो इम्प्लीमेंट की है उसकी ज़रूरत क्या थी, इसे हमें सिंपल स्टोरी के फॉर्म में समझना है। उसके बेसिस पर ही हम इस नए सिस्टम के एडवांटेजेस और लिमिटेशन भी बता सकते हैं। तो दोस्तों पहले इंडिया में जो टोल कलेक्शन सिस्टम जो था वो मैनुअल था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब इंडिया में रोड बिल्डिंग जो है ये हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस मॉडल पे चलाते हैं। PPP मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं, हमारा PPP मॉडल जो है, इसके बेसिस पर इंडिया में अभी बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन सिस्टम के तहत हाईवेज बनाए जाते हैं। तो टोल जो कलेक्ट किया जाता है उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, तो दोस्तों टोल इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि उस रोड के कंस्ट्रक्शन में, उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में जो भी कॉस्ट लगी है उसे रिकवर किया जा सके।
साथ ही जिसने वो रोड कंस्ट्रक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन की जाए। प्रॉफिट मार्जिन जो कि नॉर्मली 10% होती है। उसके बाद उस हाईवे की ऑपरेशनल कॉस्ट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। इन सारे सिनेरियोज को कलेक्ट करके इस टोल को कलेक्ट किया जाता है। अब इस टोल की ड्यूरेशन कब तक होती है? क्या किसी भी हाईवे से जो टोल कलेक्शन होता है क्या वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है? तो जी बिल्कुल नहीं। जब तक ये तीनों कॉस्ट, उसकी जो बिल्ड कॉस्ट थी, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है और कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है, ये कलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट यहाँ से टोल बूथ हटा देती है या टोल कलेक्शन को जो है उसे कैंसिल भी कर देती है। तो ये पॉइंट हमें समझना है कि हमें टोल कलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। अब तक की जो सिस्टम थी मैनुअल कलेक्शन वाली, तो जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद टोल बूथ कंस्ट्रक्ट करती है। जैसे कि मान लो 50 किलोमीटर्स के बाद, 100 किलोमीटर्स के बाद या 200 किलोमीटर्स के बाद। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का रोड है और वहाँ से कितना ट्रैफिक डेली पास होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टोल बूथ कलेक्शन जो होते थे, टोल बूथ जो होते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जाम होता था क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस मैनुअल होती थी, ऑटोमेटिक नहीं होती थी। सारी प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी प्रोसेस जो है ये मैनुअल होती थी, जिसमें व्हीकल्स जो है वो वेट करते थे और पेमेंट जो है, टोल का जो पेमेंट है वो सारा का सारा पेमेंट कैश में होता था। यहाँ पर कैश में पेमेंट होता था और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, जिसके वजह से ये टोल बूथ के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता था। अब ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, गाड़ियाँ वहाँ पर अगर वेट करती है 10 मिनट 15 मिनट, तो वहाँ पर फ्यूल बर्निंग भी बहुत होती है और उस फ्यूल बर्निंग के वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन भी होता है और पर्टिकुलरली उस जो बूथ है उसके आसपास के एरिया में जो पोल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा होता था। अब दोस्तों ये सारी प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग थी। अब हमने जो भी ट्रैवलिंग किया है 100, 200 या 800 किलोमीटर्स तक के, वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। पर अगर हम लोग इंडिया एज अ होलिस्टिकली देखें तो इंडिया में जितना भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा था, जितना भी इन टोल के वजह से, टोटल इंडिया में जितने भी टोल्स हैं वहाँ पे जो गाड़ियों का वेटिंग टाइम था, उस वेटिंग टाइम पे जो भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा था, जिससे जो भी पोल्यूशन हो रहा था, और ये सारी प्रोसेस कैश बेस्ड थी, यानी इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड्स भी नहीं होते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी जीडीपी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती थी। तो दोस्तों लॉजिस्टिक इंडेक्स की जब बात होती है कि इंडिया में जो गुड्स जो है उन्हें मुंबई से दिल्ली भेजने में कितना टाइम लगेगा, कितना मनी लगेगा, जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी और लॉजिस्टिक डिले जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक था। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम का यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो हमारा क्लियर हो गया, यानी उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इससे आप समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि टाइम को सेव किया जा सके, फ्यूल को सेव किया जा सके और साथ ही ये प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही कर रही है। तो दोस्तों इसके लिए जो टूल हमने यूज़ किया था वो था फास्टैग। अब ये फास्टैग जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? तो दोस्तों फास्टैग जो है ये बेस्ड है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें फास्टैग जो है वो हर कार की विंडशील्ड पे लगाया जाता था, जो कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा। जब भी वो कार किसी टोल बूथ के पास जाती है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो सेंसर्स लगे हैं टोल बूथ में वो उस कार को आइडेंटिफाई करते थे और उस कार से जो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड एक बैंक अकाउंट होता था या वॉलेट होता था, वहाँ से टोल अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता था। यानी दोस्तों पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हमने पूरी प्रोसेस कर दी कैशलेस। पूरी प्रोसेस जो है वो कैशलेस होगी, यानी जो भी टोल कलेक्शन होगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, डिजिटल उसके रिकॉर्ड्स होंगे। उसके साथ ये सारी प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिक हो गई।
अब प्रोसेस हमने ऑटोमेटिक कर दी, यानी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया। और अगर टाइम सेव हुआ तो फिर जो व्हीकल जो वहाँ पर कंजेशन क्रिएट करते थे तो कंजेशन भी रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल की सेविंग भी हो गई, फ्यूल सेविंग हो गई। और उसके साथ ही दोस्तों पोल्यूशन लेवल जो है, कार्बन इमिशन जो है, उसे रिड्यूस करने में हमें हेल्प हुई। तो यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन इमिशन को भी रिड्यूस किया। अब कार्बन इमिशन को रिड्यूस तो किया और ओवरऑल जीडीपी पर भी उसका इंपैक्ट हुआ। इंडिया में जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है और जो टाइम है उसे रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिली। उसके साथ ही दोस्तों जो करप्शन होता था, यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम जो था वो हम लोगों ने काफ़ी सेव किया, जिससे हमें जीडीपी में बेनिफिट हुआ। उसके साथ दोस्तों करप्शन, क्योंकि टोल टैक्स का लॉजिक हमने देखा था कि जब सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा तो टोल टैक्स को एलिमिनेट करना था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश के फॉर्म में होते थे तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करते थे, तो बहुत सारा ब्लैक मनी भी इन टोल टैक्सेस से जनरेट हो रहा था। पर ये सारी प्रोसेस अब ऑटोमेटिक है, डिजिटल फॉर्मेट में है और सारी ऑनलाइन ही होती है। इसीलिए दोस्तों अब प्रॉपर मनी कलेक्शन भी होगा, करप्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और कॉस्ट रिकवरी के बाद उन टोल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये इतने सारे एडवांटेजेस थे इसके। तो दोस्तों हमने कौन सी सिस्टम को यूज़ किया? तो इंडिया में हम लोगों ने फास्टैग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो चल रही थी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सारी प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल। अब ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवे? तो इंडिया में फास्टैग सिस्टम को यूज किया जा रहा था, जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी? तो RFID टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड थी, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले सब क्वेश्चन का। सेकंड सब क्वेश्चन, एडवांटेजेस। तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए। फ्यूल सेव होगा, टाइम सेव होगा, सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी, सीमलेस और कैशलेस, करप्शन भी रिड्यूस होगा, इंडिया को लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो है उन्हें फेस करने में हेल्प भी होगी। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैसे? तो फ्यूल सेविंग होगी और उस फ्यूल से जो कार्बन इमिशन होगा वो भी रिड्यूस होगा। तो दोस्तों ये हो गए इसके एडवांटेजेस। देन लिमिटेशंस। अब दोस्तों इसकी लिमिटेशंस कौन सी हो सकती है? तो पहली लिमिटेशंस जो है या जो प्रॉब्लम्स इस पूरे सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में हमने फेस किए थे वो ये कि उसे ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहीं पर भी हमें ये मेक श्योर करना है कि कहीं पर भी ये प्रोसेस मैनुअली ना हो। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इनिशियली हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था सारे टोल बूथ पे इस्टेब्लिश करने के लिए और डेटा गैदर करने के लिए। थर्ड जो इशू है वो इसकी जो लिमिटेशन है वो है डिजिटल लिटरेसी। हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत कम बिलीव करती है। तो दोस्तों फास्टैग सिस्टम को लगाना, फिर वॉलेट को या बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना, जिसमें लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, उनका ट्रस्ट जो है वो हमेशा कैश पर ही होता था। तो ये जो ट्रांजिशन था डिजिटल लिटरेसी वाला और फेथ और ट्रस्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये अचीव करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये हमारी एक वन ऑफ द लिमिटेशंस भी हम बोल सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी। यहाँ पे एक्सक्लूजन भी हो सकता है। तो दोस्तों इसकी लिमिटेशंस जो है वो इंडिया ने ग्रेजुअली ओवरकम कर दी है, पर अभी भी कुछ लिमिटेशंस बाकी है। तो ये आंसर हो गया हमारे सेकंड सब क्वेश्चन का। अब जो थर्ड सब क्वेश्चन है जो इसी लार्जर क्वेश्चन का एक पार्ट है वो है व्हाट आर द प्रपोज चेंजेस दैट विल मेक दिस प्रोसेस सीमलेस। अब दोस्तों प्रपोज चेंजेस में उसको सीमलेस भी बनाना है। तो प्रपोज चेंजेस में आप बहुत बार एक टर्म सुन रहे हो, वो टर्म है दोस्तों GPS बेस्ड टोल कलेक्शन। अब दोस्तों जीपीएस ये बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम कौन सी है कि हम लोगों ने टोल बूथ पर जो प्रोसेस मैनुअल थी उसे हम लोगों ने ऑटोमेटिक कर दिया, जो प्रोसेस कैश बेस्ड थी उसे हमने कैशलेस कर दिया। बट स्टिल हमारे हाईवेज पर अभी भी टोल बूथ है, हमें उन टोल बूथ को रिमूव करना है।
अब इन टोल बूथ्स को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ हमें टोल कलेक्शन भी है। तो जीपीएस बेस्ड जो टोल सिस्टम है या ग्लोबल नेविगेशन बेस्ड सिस्टम, क्योंकि दोस्तों जीपीएस तो अमेरिकन है, वैसे ही हमारा खुद का भी एक नेविगेशन सिस्टम है नाविक, इसे भी हम लोग फ्यूचर में इस सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अप्रॉक्सीमेटली यानी एक्यूरेटली यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। जिस किसी व्हीकल ने हाईवे का जितना स्ट्रेच यूज़ किया होगा, जितना डिस्टेंस हाईवे पे ट्रैवल किया होगा, उतना ही टोल उस व्हीकल से कलेक्ट किया जाएगा। और वो टोल कलेक्शन भी कैसे होगा, तो वो होगा जीपीएस के बेसिस पे। जीपीएस एक्यूरेटली वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, लोकेशन को टैग करेगा, और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट होगा या वॉलेट होगा, वहाँ से जो टोल टैक्स है उसे रिड्यूस कर देगा। यानी दोस्तों अगर हम लोग जीपीएस बेस्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसे और हम लोग और सीमलेस बना सकते हैं और फास्ट ट्रैक बना सकते हैं, और सारे हाईवेज में से जो टोल बूथ है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। पर इसमें बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी हमें फेस करने होंगे, जैसे कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या टेक्निकल ग्लिच क्रिएट हो गया, या जीपीएस नेविगेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो इन्हें भी ओवरकम करना होगा। अब ये तो जीपीएस टोल सिस्टम एक वन ऑफ द सजेशन है जिसके बारे में गवर्नमेंट सीरियसली सोच भी रही है, और यही हमारा फ्यूचर का पोटेंशियल क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे फास्ट टैग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही एनएचएआई जो है ये टोल बेस्ड जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम को इंडिया में रोल आउट करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों याद रखना है। तो अब यहाँ पे जो था प्रपोज चेंजेस, पहला तो चेंज हमने बोल दिया कि भाई जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन है उन्हें इंप्लीमेंट करो, जो भी टोल बूथ्स है उन्हें रिमूव करो। तीसरा सजेशन कि जिन रोड से टोल कलेक्शन जो अमाउंट जो है अगर उसमें कॉस्ट रिकवरी हो गई है तो वहाँ से आप जो टोल अमाउंट है उसे रिमूव कर सकते हो, या ग्रेजुअली जो टोल चार्ज जो है उसे रिड्यूस कर सकते हो। अभी बहुत बार लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि बहुत ज़्यादा टोल पे करना पड़ रहा है, तो वो टोल टैक्स जो है उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। और इस सिस्टम से करप्शन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एआई सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। एआई सिस्टम को, जैसे कि रोड पर जहाँ पर भी डिजिटल कैमराज हमने या स्पीड लिमिट जो है उनके लिए सारी सिस्टम्स को टेक्नोलॉजिकली जो सेंसर्स है उन्हें डिप्लॉय करना, कैमराज लगाना, और उन्हें भी एआई सिस्टम से एम्बेड कर देना, ताकि ये सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो, सीमलेस हो, और जितना ह्यूमन इंटरवेंशन या मैनुअल चीज़ें जो है उन्हें रिमूव करना, ये भी हम यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है ये कवर्ड हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो है, वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हजार्ड, तो आंसर इज यस, कि यहाँ पर पोटेंशियल हजार्ड जो है वो डेफिनेटली रहेंगे। अब पोटेंशियल हजार्ड कौन सा है, तो दोस्तों अगर हम लोग जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, या जो हमारी फास्टैग बेस्ड सिस्टम है, इससे उस पर्सन के व्हीकल को ट्रैक करना इजी है कि वो व्हीकल कहाँ, वो उस व्हीकल से वो कौन से रूट से गए थे, ट्रैवल किया था या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी जो है ये कहीं ना कहीं तो भी हैम्पर होती है, क्योंकि ये टोल कलेक्शन सिस्टम का मिसयूज जो है वो सर्वेलेंस के लिए हो सकता है। तो ये एक पोटेंशियल हजार्ड यहाँ पर है। सेकंड पोटेंशियल हजार्ड जो यहाँ पर है दोस्तों वो है साइबर सिक्योरिटी। अब ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी, डिजिटल कर दी, जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, सारा डेटा डिजिटली स्टोर किया जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी हम लोग आईटी सेक्टर यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमेशा हैकर्स का धोखा होता है कि वो डेटा जो है वो चोरी ना हो जाए, डेटा मैनिपुलेट ना हो जाए, या उस डेटा का मिसयूज़ ना किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है हमेशा इससे अलाइंड रहेगी, तो हमें इसके लिए सजेशंस बताने होंगे। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर हो सकता है वो है दोस्तों फ्रॉड। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो आरएफआईडी टैग हो, जहाँ पर जो सेंसर्स बिल्डअप करके उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्शन करने वाले फ्रॉड हो, या आइडेंटिटी थेफ्ट वाले फ्रॉड हो, या व्हीकल चोरी वाले भी जो फ्रॉड्स है वो भी यहाँ पर जो है वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड का सिनेरियो भी होगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ें की जा सकती है, तो दोस्तों प्राइवेसी है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, फ्रॉड रिस्क है, करप्शन
वो भी रहेगा या मिसयूज भी रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस 4th पॉइंट का भी आंसर दे सकते हैं कि पोटेंशियल हजार्ड कौन से है। अब दोस्तों इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो हमने यहाँ पे जो भी एडवांटेजेस देखे हैं, जो भी डिसएडवांटेजेस देखे हैं, या जो भी यहाँ पर सजेशंस लिखे हैं, इन्हें क्लब करके हम एक अच्छा कंक्लूजन बना सकते हैं। जैसे कि भारत का ऑब्जेक्टिव जो है कि हमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट इंफ्रा चाहिए। और हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है ताकि जितनी भी प्रोसेस है उनको डिजिटाइज किया जा सके। इससे हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं गवर्नेंस ना कि गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस हमें प्रमोट करना है। तो कंक्लूजन ये होना चाहिए कि इंडिया जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहता है ताकि गुड गवर्नेंस, इफिशिएंट गवर्नेंस पब्लिक को डिलीवर किया जा सके, उसके लिए हमें रोबूस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमें सिस्टम को कैशलेस बनाना है और हमें इन सारी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करके सीमलेस करना है ताकि लोगों को हम अच्छी सर्विसेज टाइम पर डिलीवर कर सके। और उसके लिए सजेशंस भी हमने यहाँ पे सजेस्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इस आंसर का कंक्लूजन लिख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली ये जो मेन क्वेश्चन था इसे हमने डिवाइड किया था 4 सब क्वेश्चंस में, और इन चारों सब क्वेश्चंस को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। और इन सबको जो इम्पोर्टेंस तो इक्वली रहेगा ही, आपके आंसर में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और ये चारों पॉइंट्स जो है आपके आंसर में कवर होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और एक PYQ के साथ, और उसका भी ऐसा ही इन डिटेल डिस्कशन करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव। सो दोस्तों सी यू सून, देन बेस्ट ऑफ लक।